बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ये बाकी वेव से किस तरह से डिफरेंट हैं और इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम जानेंगे। लेकिन स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आज के लेक्चर में हम लोग कुछ डेफिनेशंस, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये लेक्चर नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स और बहुत सी जगहों पर यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, वेव्स के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ा। वेव्स की बहुत सी एग्जांपल्स मैं इस वक्त आपको दे भी सकता हूं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा कि पानी के अंदर रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, ये भी वेव्स हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप रोप को मूव करें कुछ इस तरह से तो आपके पास रोप में भी वेव्स जनरेट होती हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि हवा के अंदर जो है वो साउंड वेव्स भी जनरेट होती हैं, जो कि वेव्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ये तीनों एग्जांपल्स इस तरह से कॉमन है कि अगर मैं देखूं फर्स्ट एग्जांपल जिसमें पानी में वेव्स थी, तो आपने देखा कि रिपल्स जो हैं, क्या वो पानी के बगैर प्रोड्यूस हो सकती हैं? नहीं। पानी जो है वो एज अ मीडियम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ही ये वेव्स जनरेट हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने वेव्स रोप में जनरेट की, क्या रोप के बगैर ये जनरेट हो सकती है? नहीं। ये जो मीडियम है ये मूव करेगा तो ये वेव्स जनरेट होंगी। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हवा में जो मैंने साउंड जनरेट किया है, क्या हवा के बगैर ये साउंड जनरेट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो मैंने आपको अभी तीनों एग्जांपल्स दिए हैं, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें मैंने वो वेव्स डिस्कस की हैं जो मीडियम के बगैर प्रोपोगेट नहीं कर सकती, मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, ऐसी वेव्स जिनके चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो, उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो साउंड, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि सूरज और जमीन के दरमियान एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा खला है, जहां कोई गैस, कोई मीडियम नहीं है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सूरज पर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जो कि कई एटम बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर होता है। इसका मतलब इस वक्त सूरज पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स, बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको अर्थ पर वो सुनाई देते हैं? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि साउंड जो है वो सन से अर्थ तक ट्रेवल नहीं कर पा रहा। और उसकी वजह फिर हम क्या बताएंगे? उसकी वजह जमीन और सूरज के दरमियान वाला वैक्यूम है। तो यहां से हमें आइडिया हो रहा है कि वाकई साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। साउंड वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकता। लेकिन उसी सूरज पर जो हीट है या जो सनलाइट है, वो तो आप देखते हैं जमीन तक आप पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो सनलाइट है उसका हम तक पहुंच जाना, यह बात साबित कर रहा है कि उसको वैक्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सनलाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूं व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर द वेव्स which do not require any medium for their propagation। उनके चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल बेतहाशा है, मैं अभी आप लोगों के सामने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर सनलाइट लिख रहा हूं। तो ये जो सनलाइट है, सूरज से आने वाली रोशनी, ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्या इनकी और एग्जांपल्स हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। सूरज से आने वाली रोशनी जो है, अगर आप उसको प्रिज्म में से पास करें तो आप देखते हैं कि वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। और इन कलर्स को हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ वो कलर्स हैं जो हमारी आंख देख सकती है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी वेव्स हैं जो हमारी आंख नहीं देख सकती। ये जो कलर्स हैं, इनको कलेक्टिवली हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल में एक बेहतरीन एग्जांपल तो होगी
विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट को अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो ये विजिबल लाइट जो है इसमें हम फर्दर कैटेगरीज बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ रेड, यहां से लिखता हूं बल्कि, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारे पास सिर्फ वो वेव्स हैं जो हमारी आंख देख सकती है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसके अलावा भी ऐसी वेव्स हैं जो हमारी आंख नहीं देख सकती। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि विजिबल से नीचे इंफ्रारेड भी है। इंफ्रारेड जो है इसको हम आमतौर पर हीट भी कह देते हैं। जो आपके जिस्म से हीट निकल रही है ये भी इंफ्रारेड है। क्या आपको नजर आती है? नहीं नजर आती। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो आपके टीवी रिमोट या एसी रिमोट हैं उनमें जो एलईडी लगी होती है जो सिग्नल भेजती है एलसीडी तक या एसी तक, वो एलईडी भी बेसिकली इंफ्रारेड ही एमिट कर रही होती है। तो इंफ्रारेड एक ऐसी लाइट है जो हम देख नहीं सकते। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स भी उन एग्जाम्पल्स में आती हैं। अब ये रेडियो वेव्स क्या हैं? आपके रेडियो सिग्नल्स जो हैं, जो कि मोबाइल के सिग्नल हैं, इसी तरह से डिफरेंट टीवी स्टेशन से जो सिग्नल्स आते हैं एंटीना तक, वो हमारे पास रेडियो वेव्स कहलाती हैं। क्या वो आपको नजर आती है? नहीं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रेडियो वेव्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। इसी तरह से आपके माइक्रोवेव अवन के अंदर जो खाना गर्म करने वाली वेव्स हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। क्या वो आपको नजर आती है? नहीं, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो आपने देखा हमारे पास कुछ ऐसी वेव्स भी एग्जिस्ट करती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं लेकिन हमें वो नजर नहीं आती, इसलिए हमने उनको विजिबल कैटेगरी के बजाय उनको इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के नाम दिए। इनमें फर्क क्या है ये हम आगे चलकर देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ वेव्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। ठीक है जी, सूरज से जो रोशनी आ रही है उसमें कुछ खतरनाक रेडिएशंस भी हैं, उन्हें हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, वो भी हमें नजर नहीं आती। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक्सरेज और उसके अलावा गैमा रेज। एक्सरे से भी आप वाकिफ होंगे, जब आपको कोई मेडिकल इश्यू हो तो अक्सर डॉक्टर आपको कहते हैं कि एक्सरे करवाएं। तो जब आप एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं तो क्या आपको एक्सरे मशीन से आती हुई कोई वेव्स नजर आती हैं? नहीं आती, लेकिन वो होती हैं। तो हमारे पास एक्सरेज भी ऐसी वेव्स हुई जो हम आम आंख से नहीं देख सकते। अगर मैं खुलासा करूं तो मैं कहूंगा कि दुनिया में, कायनात में जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैं उनकी 7 कैटेगरीज में डिवीजन कर सकता हूं, उनकी 7 फैमिलीज में डिवीजन कर सकता हूं। और वो ये 7 फैमिलीज हैं। उन 7 में से सिर्फ एक ऐसी फैमिली है जिसको हम देख सकते हैं और उसको हमने विजिबल लाइट कह दिया। बाकी सारी जो लाइट्स हैं वो इनविजिबल रेडिएशंस हैं, यानी कि वो हमारी आंख नहीं देख सकती। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कितने टाइप्स की हैं, तो आप बताएंगे 7 टाइप्स की। और याद रखिएगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह लो कि वेव्स का जो पूरी फैमिली है, जो उसका खानदान है, ये 7 खानदान जो है, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ये इट कंसिस्ट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो टोटल हमारे पास फैमिलीज हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये सारा जो है, याद रखिएगा, ये क्या है? ये हमारा EM स्पेक्ट्रम है। EM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई एग्जांपल बताएं, तो स्टूडेंट्स इनमें से आप कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल्स हैं।
तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा तज़किरा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज ऑसिलेट कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैंने रिपल्स को स्टडी किया तो मैंने रिपल्स को जब गौर से देखा तो रिपल्स के अंदर बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। जब मैंने रोप की वेव्स को डिस्कस किया तो मैंने देखा कि रोप के अंदर रोप के पार्टिकल्स जो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वो वेव बना रहे हैं। और इसी तरह से जब मैंने साउंड देखे तो साउंड बेसिकली जब हवा में प्रोड्यूस होती है तो वो साउंड के अंदर हवा के ही मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी वेव जब आप लेते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज तो ऑसिलेट कर रही होती है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है तो मीडियम के बगैर चल सकता है। जब मीडियम ही नहीं होगा तो फिर ऑसिलेट कौन करेगा, क्योंकि वाटर वेव के केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है यानी मीडियम के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। रोप वेव के केस में रोप यानी मीडियम के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसी तरह से साउंड के केस में एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम वेव कह रहे हैं तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ ऑसिलेट करना चाहिए ना। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि मीडियम नहीं है इसमें, तो मीडियम के पार्टिकल्स तो ऑसिलेट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम में से पास करती है तो क्या ऑसिलेट करता है? अब ये आप लोगों ने समझना है। याद रखिएगा आप लोगों ने दो किस्म के फील्ड्स पढ़े। हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक चार्ज रुका हुआ हो तो उस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो मैग्नेट्स होते हैं उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, तो बड़े मशहूर फील्ड्स हैं। इन दोनों फील्ड्स के बारे में एक बड़ा ही आसान असूल आप लोगों ने याद रखना है। इसकी वजह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट से ऊपर की चीज है। ये असूल, ये रिजल्ट जो मैं आपके लिखने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फील्ड्स के बारे में याद रखिए, दोनों फील्ड्स एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनका रिलेशन क्या है याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये जो मैं लिखने लगा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हैं हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। और इसी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कहीं पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो अब आप समझ जाएंगे वो क्या बन जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, यानी ई बन जाएगा। तो कहीं पर भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जिस तरह एनर्जीज कन्वर्ट हो सकती है में किनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल किनेटिक एनर्जी बनती है, बिल्कुल इसी तरह से फील्ड्स भी आपस में चेंज हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कब चेंज होगा, कब कन्वर्ट होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे पास इस वेव के यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, यानी एक दूसरे में ऑसिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन ऑसिलेट करता है, तो आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी EM वेव्स कंसिस्ट ऑफ oscillations of electric field E and magnetic field B। तो हमारे पास
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस तरह हर वेव में ऑसिलेट करती है कोई ना कोई चीज, लेकिन जो पहले वेव पड़ी थी उसमें मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते थे, इसमें मीडियम होता नहीं है। इसमें कौन ऑसिलेट करता है? इसमें फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जरा देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो ये नजर कैसे आती होगी, इसको वेव की सूरत में हम कैसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, उससे पहले आप लोग फिर से देख लीजिए कि ये जो रूल मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाजमी बात है प्रोड्यूस होगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, दोनों के ऊपर वेक्टर का निशान आप देख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वैसे ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि दोनों बातें आप चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 में पढ़कर आए। स्टूडेंट्स, अब ये वेव कैसे बनानी है? स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि आपके पास वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज करूंगा मैं। तो अभी आप देख रहे हैं आपको कोई वेक्टर नजर नहीं आ रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और जब आप देखेंगे कि हमारे पास ये वेक्टर बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, फिर 0 हो गया, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और फिर कम हो रहा है, और फिर 0 हो गया, और फिर इसी तो मैं रेपिटेशन पर अगर लगा दूं तो आपको पता चलेगा कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन वाई एक्सिस में। लेकिन ये इस तरह से कम ज्यादा होता रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने असूल पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होगा? याद रखिएगा, मैं यहां पर आपके सामने जेड एक्सिस इमेजिन करता हूं। जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में वेरी कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इनका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में वेरी करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में चेंज होगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट चीज कुछ इस तरह से बनेगी। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड, और फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन सिलसिला किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस है ये इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं। पहली बात, आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, और इनका जो डिस्टरबेंस चल रहा है यानी वेव खुद एक्स एक्सिस में, यानी कि मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन जब तीन चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए एक अच्छा वर्ड हम यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर की बजाय ऑर्थोगोनल, मतलब उसका भी यही है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो ये बात मैं आप लोगों के सामने पहले बना देता हूं कि हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में चेंज होगी जैसे कि मैंने बताया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीज बनेगी। आप इसको शेड इस तरह से करें, बिल्कुल वर्टिकल शेड करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में ही चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना आनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज एनिमेशन में तो मैं दिखा चुका हूं। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा तिरछा करके बनाएंगे लाइक दिस, और जब आप इसकी शेडिंग करेंगे तो वो भी आप जेड एक्सिस के ही पैरेलल करेंगे। उससे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे ये आउट ऑफ द प्लेन है, क्योंकि 3D डायग्राम आप लोगों ने शो करनी है। तो आप देख रहे हैं कि असल में जो 3D डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है,
लेकिन क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन हम यहां पर शो नहीं कर सकते तो हम लोगों ने इस तरह से बनाई है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक पिक्चर। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या सीखा हम लोगों ने। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पूरा नहीं लिख रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर म्यूचुअली, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन मैं यहां वर्ड ऐड कर रहा हूं, परपेंडिकुलर की बजाय मिलता जुलता वर्ड है ऑर्थोगोनल। ये तीनों चीजें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गया इसकी वेव डायग्राम। अब इस वेव डायग्राम में और हमें क्या पता चल रहा है, हम देख रहे हैं कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेव की क्या स्पीड है। तो वेव की स्पीड जो है उसके लिए हमें मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला दिया था, जो कि आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया लेकिन मैं बता रहा हूं। और वो क्या है, वो है c, यानी c है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ये है मैक्सवेल का फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। यहां एप्सिलॉन नॉट को आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़कर आए हैं। इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो है वो नोट कर लीजिए और इसका यूनिट भी। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो म्यू नॉट है इसको भी हम लोग चैप्टर नंबर 14 में पढ़ के आए हैं। इसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू भी देख लीजिए और इसका यूनिट भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स जब हमने ये दो वैल्यूज पुट की तो हमारा आंसर जो है वो कितना आया देख लीजिए। तो आंसर था 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब स्टूडेंट्स आप इसको अभी तक जानते थे स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो मैं इस पूरी फैमिली में से इंफ्रारेड की बात करूं, रेडियो वेव की बात करूं या किसी और की बात करूं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो नहीं ना चेंज होने वाली। इसका मतलब इन सारी वेव्स की स्पीड सेम है, वही जो स्पीड ऑफ लाइट है जो आप लोग पढ़ते हैं कि लाइट जो है, विजिबल लाइट जो है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली अब स्पीड ऑफ लाइट नहीं बल्कि स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड। लेकिन ये बात दुरुस्त कहां के लिए है, इन वैक्यूम। मीडियम में नहीं, मीडियम में इनकी स्पीड्स एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट हो सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगली बात क्या है, देखिए अगर हमारे पास ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी जो वेव्स हैं, अगर इनकी स्पीड सेम है और सब में ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही ऑसिलेट कर रहा है, तो इनमें फर्क किस बात का होगा। स्टूडेंट्स अब उस फर्क को समझते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने यहां से रेडियो वेव लेता हूं, यानी कि एक नीचे से वेव लेता हूं और ऊपर से एक्स रेज लेता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं इनमें फर्क किस चीज का होगा। तो अगर मैं रेडियो वेव को देखूं तो स्टूडेंट्स रेडियो वेव में भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे, और हमारे पास ये है रेडियो वेव का स्ट्रक्चर। इसके मुकाबले में अगर मैं एक्सरे का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं तो एक्सरे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अब आप लोगों को फर्क पता चल रहा है। और वो फर्क क्या है, अगर आप गौर से देखें, ये जो वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होता है दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस। रेडियो वेव की वेवलेंथ ये बन रही है, जबकि एक्स रेज में अगर आप देखें तो एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो कुछ इस तरह से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स रेज की वेवलेंथ शॉर्टर है एज कंपेयर टू रेडियो वेव। और स्टूडेंट्स अगर आप देखें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस बड़ी तेज है एक्स रेज में, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एक्स रेज हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है देन रेडियो वेव्स, लेकिन इसकी वेवलेंथ
शॉर्टर है देन रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट्स यहां से हम ये असूल बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये ऊपर थी, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस फैमिली में जब आप ऊपर जाएंगे यानी एक्स रेज गैमा की तरफ जाएंगे, तो याद रखिएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी लेकिन लैम्डा यानी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। तो ऊपर जाते हुए वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी भी ऊपर जाते हुए बढ़ेगी और एनर्जी भी ऊपर जाते हुए बढ़ेगी। यानी कि अगर इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे एनर्जेटिक वेव्स की बात करें तो वो बहुत ऊपर है, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। और आप लोगों को मालूम है ये तीनों डैमेज भी कर सकती हैं आपको। तो एक्स रे जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करवाने चाहते डॉक्टर, इसलिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। अल्ट्रावायलेट जो है वो भी आपके लिए डैमेजिंग हो सकती है, स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती है, इसलिए आप जो है वो अक्सर अल्ट्रावायलेट से बचने के लिए क्रीम्स भी यूज करते हैं। और हमारे पास जब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निचला हिस्सा, तो उसमें आप देख रहे हैं वो चीजें हैं जिनकी एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। तो एनर्जी कम है, इसी वजह से इंफ्रारेड आप रिमोट में यूज कर लेते हैं, रेडियो वेव्स आप मोबाइल सिग्नल्स में यूज करते हैं, माइक्रोवेव आप माइक्रोवेव ओवन में यूज कर लेते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस पूरी फैमिली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो ये पूरी फैमिली है, इसमें आप अगर एक्स रेज की तरफ जाएं तो आपकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को क्या फर्क पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चीज आपकी बुक ने वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल दिखाई हुई है इसी पेज पर। तो उसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि वो बता रहा है कि कहां फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कहां एनर्जी बढ़ रही है और कहां वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट चीज पर आते हैं और आप देखते हैं कि वो लास्ट चीज क्या है। वो लास्ट चीज है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, यानी ये दोनों फील्ड्स मुसलसल ऑसिलेट करेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा स्टूडेंट्स, उसको जानने के लिए मेरे पास 3 सिंपल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट देखिए जी, इमेजिन करें मेरे पास एक चार्ज हो रेस्ट पर, चार्ज एट रेस्ट। अब स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, चार्ज अगर रेस्ट पर हो तो उसके गिर्द क्या होता है, याद रखिएगा, चार्ज रेस्ट पर हो तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो हम लोगों ने आपको चैप्टर 12 में काफी दफा दिखाया, जब चार्ज रेस्ट पर हो तो उसके गिर्द एक फील्ड होता है और ये जो फील्ड है ये कांस्टेंट रहता है, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो मैंने आपको क्या असूल बताया था, एक फील्ड दूसरे फील्ड में तब कन्वर्ट होता है जब वो चेंज हो। तो मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो बताओ क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं। तो स्टूडेंट्स नो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अगर मेरे पास चार्ज हो लेकिन वो चार्ज रेस्ट पर हो, क्या उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकती है, नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेट करना जरूरी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे में मुसलसल चेंज होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड बने, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड बने। लेकिन इस सूरत में मैंने देखा कि जब चार्ज रेस्ट पर हो तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब आपके जहन में आएगा कि चार्ज को मूव कर लेते हैं, तो वही मैं करने लगा हूं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं कहूं यहां पर एक चार्ज हो मेरे पास, लेकिन वो हो चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, अब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें अगर मेरे पास ये एक चार्ज है और उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यूज मैं आपके सामने शो कर देता हूं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 है, लेकिन स्टूडेंट्स जब ये चार्ज मूव करेगा तो आप देखेंगे अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई ना।
यानी उस पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 हो गई है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। और असूल क्या पढ़ा हम लोगों ने, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जब चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके गिर्द किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि चेंज होगा, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसके गिर्द क्या होता है बेटा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड तो बना, लेकिन हमने देखा कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्या उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नहीं। इसका मतलब नो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जब चार्ज रेस्ट पर हो तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता ही नहीं। लेकिन जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाता है लेकिन वो नहीं चेंज हो रहा होता। तो फिर फर्दर ऑसिलेशन यानी इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक तो बना लेकिन वो मैग्नेटिक कांस्टेंट है, तो वो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाएगा। इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं जनरेट हो रही। तो स्टूडेंट्स तीसरी ऑप्शन क्या है मेरे पास, तीसरी ऑप्शन है एक्सेलरेटिंग चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तब भी वो मूव तो कर रहा होता है, लेकिन ये अब स्पेशल केस है जिसमें ना सिर्फ वो मूव कर रहा होगा बल्कि उसकी स्पीड भी कम हो रही होगी, चेंज हो रही होगी उसकी स्पीड। जब वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब मैंने देखा कि जिस तरह यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था। तो इस केस में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रहा हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और मजे की बात यह थी, बल्कि खुशकिस्मती से आप कहें, कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो खुद भी चेंज हो रहा था। पिछले केस में वो कांस्टेंट बना था, इस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड जो बना वो भी चेंज हो रहा था। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो हम लोगों ने पढ़ा जब भी फील्ड चेंज हो रहा हो तो दूसरा फील्ड बन जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो वो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और उसके चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऑलरेडी चेंज हो रहा है, उससे फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल चेंज होते जा रहे हैं एक दूसरे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं हु कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ चार्ज एट रेस्ट, नो, अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, नो, अ चार्ज इन एक्सेलरेशन, यस। तो ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने का तरीका कि चार्ज को एक्सेलरेट करें। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इमेजिन करें मेरे पास एक मेटल की वायर है और इस वायर के अंदर बहुत से चार्जेस होंगे। मैं आपके सामने एक चार्ज शो करता हूं और इस वायर के साथ मैं एक एसी सोर्स जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। स्टूडेंट्स एसी सोर्स ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डीसी सोर्स यानी डायरेक्ट करंट यानी कि बैटरी या सेल चार्जेस को कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आज हमें कांस्टेंट स्पीड नहीं चाहिए, आज हमें एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए। और आप जानते हैं चैप्टर 16 के स्टार्ट में पढ़ा कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो चार्ज को एक्सेलरेट करता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स जब ऑन करेंगे तो ये जो चार्ज है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, और जब ये चार्ज ऑसिलेट करेगा, क्या बताया मैंने, ऑसिलेटिंग चार्ज यानी कि जिस चार्ज की स्पीड कम ज्यादा हो रही हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेंगे। इस तरह से जो रेडियो वेव्स हैं, जो रेडियो स्टेशन से डिफरेंट चैनल्स आप तक रेडियो तक पहुंचते हैं या मोबाइल फोन्स तक पहुंचते हैं, वो बेसिकली इस असूल पर काम करते हैं। तो रेडियो सिग्नल जो आ रहे होते हैं वो बेसिकली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीना के अंदर मौजूद चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो
जनरेट होती हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात यहां पर मैं आपको बताता चलूं, आप गौर से अगर वेव को देखें तो मैंने उस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, बल्कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहां पर नजर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि स्टूडेंट्स हकीकत में जब हम देखते हैं तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहां पर तो मैं आपके सामने जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बना रहा हूं उतना ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बना रहा हूं, लेकिन हकीकत में ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बहुत वीक होता है। और जब मैं इसको अप टू द स्केल बनाऊं तो वो इतना वीक होता है कि आप देख सकते हैं मैं उसको यहां पर निग्लेक्ट कर सकता हूं। इस वजह से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आमतौर पर बनाते हैं तो बजाय इस तरह से बनाने के हम इस तरह से बना देते हैं, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ना होने के बराबर होता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कहीं अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी नजर आ रहा तो आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, वो सिर्फ हम ड्रॉ करने के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आर्टिकल। आई होप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली ये क्या है, किस तरह से जनरेट की जाती है। आप लोगों ने देखा कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने इसको काफी टाइम दिया। उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स के बच्चे यहां पर इसको अनइंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, और उसके बाद जब आगे चैप्टर्स में जहां जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिक्र आएगा, चैप्टर 20 में आएगा, चैप्टर 19 में आएगा, चैप्टर 21 में आएगा, वहां पर बच्चों को फिर बहुत अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है ना, उनको समझ में आती है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो फिर वो हर लेक्चर में परेशान रहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि भले ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको इसको समझे बगैर समझ आ सकते हैं। अब आपसे